बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो टॉपिक है वो आखिरी सांसें ले रहा है। आज हम उसका टॉपिक जो पीछे से काफ़ी कनेक्टेड है पिछले लेक्चर से, उसको हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे। दैट इज़ द रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन द फेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द कोर्स इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एज यू नो, and my name is Dr. Tahir Makbul. For some new viewer, so ऑब्जेक्टिव इसके बड़े दो मैंने मुख्तसर से बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली जो रिएक्शन मीडियम है उसको कैसे अफेक्ट करता है। सो इफेक्ट ऑफ रिएक्शन मीडियम ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसको स्पेसिफाई कर देंगे ऑन द रेट ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शन। सो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो ये कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 एंड SN1 रिएक्शन सेपरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे और फाइनली जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रा करेंगे। पिछली डिस्कशन को थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँ तो वहाँ पे हमने सॉल्वेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्कस किया था। फिर हमने मुख्तलिफ जो सॉल्वेंट्स है दैट इज़ पोलर और पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो थे उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर किया था। और देन हमने थोड़ा सा SN1 रिएक्शन के हवाले से बात की थी कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है SN1 रिएक्शन के केस में अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो बजाते खुद ब्रेक नहीं होता, बल्कि सॉल्वेंट के मालिक्यूल जो है बाय क्लस्टरिंग अराउंड जो है ना उसको पुल अपार्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर हमने उस बेसिस पे ये डिसाइड किया था कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट के मालिक्यूल ये वाला काम नहीं कर सकेंगे तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और सिमिलरली अगर सॉल्वेंट ले ही ना, यानी कि गैस रिएक्शन जो है वो गैस फेज में करें तो फिर भी SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने दूसरे लफ्ज़ों में SN1 रिएक्शन को लिंक कर दिया ओनली टुवर्ड्स दी पोलर सॉल्वेंट, चाहे वो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो या एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो। हाउ चेंज इन सॉल्वेंट विल अफेक्ट द रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम सपोज प्रोटिक सॉल्वेंट ही सारे ले लेते हैं या प्रोटिक एप्रोटिक यानी पोलर ही ले लेते हैं, उनमें हम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी वेरी कर सकता है। तो वो कैसे वेरी कर सकता है? इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या करती है? अब इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर आप पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएं तो रेट ऑफ कौन से केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा और कौन से केमिकल रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होगी। ये जनरल दो लाइनें हैं, ये आपने लाजमी तौर पे इसको डाइजेस्ट करना है अच्छे तरीके से। अगर आप पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इट विल डिक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ वन और मोर रिएक्टेंट्स इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आर चार्ज्ड। अब ये कंडीशन लाजमी जहन में रखें कि अगर आपका एक रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा, जितने भी रिएक्टेंट हैं, कौन से रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स जो आपके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हैं। इफ़ दे कैरी चार्जेस, यानी कि वो इधर नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, वट एवर द केस, तो अगर उनके ऊपर चार्ज है तो आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी रीज़न आगे जाके हम देखते हैं। सिमिलरली अगर आपका रिएक्टेंट्स में कोई भी ऐसी स्पीशी इन्वॉल्व नहीं है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें कोई भी रिएक्टेंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर चार्ज है, देन इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया? ये स्टेटमेंट आपने अपने जहन में रखनी है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इफ नन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ गई, दैट इज़ अ चार्ज। कि रिएक्टेंट्स, जब मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो आपने ये जहन में लाना है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्टेंट अगर चार्ज है तो पोलैरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। और अगर रिएक्टेंट चार्ज नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन पोलैरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चार्ज जो रिएक्टेंट के ऊपर है या ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर यही दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ना, एक आपका रिएक्टेंट होगा, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, और दूसरी आपकी क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट।
ये बात ज़हन में रहे, ट्रांजिशन स्टेट की बात हो रही है, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है उसकी बात नहीं हो रही। तो दो स्पीशीज़, रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, और ट्रांजिशन स्टेट, उनका जो चार्ज है उसको अगर आप मॉनिटर करें तो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी इनमें स्पीशी है जो कि ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है पोलर सॉल्वेंट। लॉजिक सिंपल है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा इंट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। आपने पढ़ा ना आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, पीछे हमने एक डायग्राम भी देखी कि वाई के ऊपर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव पार्ट क्लस्टर राउंड कर रहा है, और इसी तरह वाई अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव का पार्ट। तो वाई के ऊपर जो चार्ज है ये जितना ज़्यादा करते जाएंगे, यानी कि वाई बेसिकली सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल है ना, तो वाई के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी जो इंट्रैक्शन है किसके साथ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की यहाँ बात हो रही है। पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी उसी को कहते हैं ना कि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके। अब रिएक्शन ना करे, नॉन रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव हो, उसको हम क्या कहेंगे, ज़्यादा स्टेबल है। तो अब अगर लेस रिएक्टिव कब होगा, जब वो ऑलरेडी अपने आप को स्टेबल, अपने आप को मसरूफ़ फील करेगा। तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतने ही मॉलिक्यूल स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर जाएंगे, उसको घेर लेंगे, अच्छी तरह उसको समझ लेंगे, जकड़ लेंगे। तो फिर वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं कर सकेगा तो हम कहेंगे लेस रिएक्टिव हो गया। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। सो जितना चार्ज ज़्यादा होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे, डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी सॉल्वेंट के साथ, और उतना ही चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। अब ये लॉजिक अपने जहन में रखें और केस बाय केस देख सकते हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन फर्स्ट आती है कि आप दो चीज़ें हम कंपेयर करें, ट्रांजिशन स्टेट और ये देख लें, हम क्या कंपेयर करें, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जो इन्वॉल्व है। सो इफ़ द चार्ज ऑन द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, देन व्हाट हैपन। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, चूँकि रिएक्टेंट के ऊपर ट्रांजिशन स्टेट की निस्बत क्या है, चार्ज ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। अब जब वो स्टेबलाइज करेगा, रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी गैप है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, रिएक्टेंट जितना स्टेबल होगा, आप जाहिर बात है आपको उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना रिएक्ट करवाने के लिए। वो तो कहेगा भाई मैं तो ज़िंदगी में पहले स्टेबल हूँ, मैं क्यों रिएक्ट करूँ। आपको पता है कि स्पीशीज़ क्यों रिएक्ट करते हैं, वाई डू दे इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू गेट देमसेल्व्स मोर स्टेबलाइज्ड। सो अगर रिएक्टेंट पहले ही स्टेबलाइज हो गया है, उसको जैसे ही सॉल्वेंट में डाला है, पहले उसने बाहर जब था तो उसने कहा शायद मैं रिएक्ट, हाँ मेरा दिल कर रहा है कि मैं रिएक्ट कर जाऊँ, लेकिन जैसे ही आपने उसको पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाला, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पता चला है कि रिएक्टेंट मुकर गया है, वो कहता है मैं तो इधर ही स्टेबल हूँ, मुझे क्या पड़ी है रिएक्शन करने के। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका रिएक्टेंट जब स्टेबल होगा, जितना स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी ही लो हो जाएगी। जितनी वो एनर्जी लो होगी, ट्रांजिशन स्टेट तो वहीं पे खड़ी है, तो ट्रांजिशन स्टेट और उसके दरमियान एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट के तक ही पहुंचना है ना, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को और इंक्रीज़ करते जाएंगे, रिएक्टेंट जो चार्ज है वो और स्टेबलाइज होता जाएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने चार्ज ग्रेटर से मुराद क्या है कि रिएक्टेंट के ऊपर जो चार्ज है वो ग्रेटर है देन इट्स ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कंपैरेटिव रिलेटिव वैल्यू है। रिएक्टेंट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर चार्ज कम है। चूँकि रिएक्टेंट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। चूँकि वो ज़्यादा स्टेबल है, उसका और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, सो इट विल eventually leads to the decrease the rate of chemical reaction. सिचुएशन 2, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली रिलेटिव टू रिएक्टेंट
जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो उस सूरत में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट डेफिनेटली अब ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट अगर ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो रिएक्टेंट की निस्बत ज़्यादा है। तो ट्रांजिशन स्टेट का जो चार्ज है उसकी इंट्रैक्शन किसके साथ, पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। जब ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरे लफ्ज़ों में वो नीचे की तरफ आएगी, और रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। So increasing the polarity of the solvent will decrease the difference in energy between them, which will eventually increase the rate of a chemical reaction. So ये आप पिक्चर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देखें, ये पहला केस है जो हमने डिस्कस किया था। रिएक्टेंट्स आर मोर हाईली चार्ज, ट्रांजिशन स्टेट इज़ लेस हाईली चार्ज। अब पहले हम आते हैं रेड के ऊपर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के ऊपर। जब आप मैं पोलर सॉल्वेंट का जिक्र करूं तो आपने ये वाला ग्राफ देखना, ये रेड, ये जिसके ऊपर माउस एरो है, तो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये उसकी एनर्जी गैप है, ठीक है। जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स क्या हाईली चार्ज है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसका और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस जो रेड एरो से शो हो रहा है वो ज़्यादा होगा। ये जस्ट आपको शो करने के लिए है कि अगर हम सेम रिएक्शन जो ब्लू वाला है अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में करें तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्टेंट तो स्टेबलाइज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो नहीं होती, तो फिर रिएक्टेंट का जो एनर्जी स्टेट है वो यहाँ पे होगी। लेकिन अगर उसे पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसकी एनर्जी स्टेट कहाँ पे चली जाती है, यहाँ लोअर एनर्जी। जब कोई चीज़ स्टेबलाइज होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कम क्यों हुई है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट ने क्या किया है, इंट्रैक्शन कर लिया विद योर पोलर सॉल्वेंट। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट कहेंगे तो फिर रिएक्टेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो ब्लू वाला जो डॉटेड लाइन है ये शो करेगी रिएक्टेंट की एनर्जी। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है, चूँकि ये नॉन पोलर है तो ट्रांजिशन स्टेट को भी ये नहीं करेगा स्टेबलाइज, तो उसकी एनर्जी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल रिएक्टेंट और जो ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, ये जो ब्लू वाला एरो है, ये एनर्जी डेल्टा जी ब्लू जो है इट विल बी लेस देन डेल्टा जी रेड। डेल्टा जी रेड क्या है, इन पोलर सॉल्वेंट, और डेल्टा जी ब्लू क्या है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप पोलैरिटी जब इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि रेड एरो का जो एनर्जी गैप है डेल्टा जी रेड वो ग्रेटर है देन एनर्जी गैप डेल्टा जी ब्लू विच इज़ फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस केस के अंदर अगर आप पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, सॉल्वेंट मोर स्टेबलाइज होने की वजह से लेस इन एनर्जी हो जाता है उसका, और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो रिएक्शन रेट डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये उसका रिवर्स है। अब आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मोर हाईली चार्ज है और रिएक्टेंट जो है वो लेस हाईली चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पोलैरिटी इंक्रीज़ करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये जो बैरियर है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट लेस हाईली चार्ज है, उसकी इंट्रैक्शन पोलर सॉल्वेंट के साथ उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्या कहता है कि यार मेरी तो इन सॉल्वेंट से नहीं बन रही, चलो ट्रांजिशन स्टेट में जाके देखते हैं। जैसे वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है वो चूँकि हाईली चार्ज है उससे कंपेरेटिव टू रिएक्टेंट, तो वो स्टेबलाइज हो जाती है बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का दिल करता रहता है कि मैं ट्रांजिशन स्टेट में ही रहूँ। जब वो ट्रांजिशन स्टेट चूँकि ज़्यादा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज़ जानी चाहती है, तो ये जो एनर्जी बैरियर है ये कम हो जाता है। ब्लू वाला देखें तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सेम रिएक्शन आप कैरी आउट करेंगे, तो चूँकि नॉन पोलर सॉल्वेंट की ना इसके साथ इंट्रैक्शन है तो इसकी स्टेबिलिटी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा ट्रांजिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे ब्लू वाला एनर्जी गैप ज़्यादा है, पोलर वाला एनर्जी गैप कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। पोलैरिटी इंक्रीज़ क्योंकि एनर्जी बैरियर डाउन हो गया है।
तो जितनी पोलैरिटी आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ही एनर्जी बैरियर डाउन होता जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबलाइज होती जाएगी, तो आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप, वो फेसबुक का मैं लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप मज़ीद अगर आपको नहीं फेसबुक पेज मिल रहा तो मैं लिंक जो है वो CR के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी उस लिंक के ज़रिए मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस कमेंट यूट्यूब पे भी कमेंट्स के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उसका आंसर फिर देने के लिए या तो व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाएगा या फिर फेसबुक देखेंगे या कोई और सोर्स देखेंगे। तो अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट लाइक इन अ क्लास। चलें जी, अब हम ये तो हमने जनरल डिस्कशन कर ली। अब बॉटम लाइन आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट अगर लेस चार्ज है तो आपका रिएक्टेंट ज़्यादा चार्ज वाला है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा सॉल्वेंट के साथ, पोलैरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। अगर आपकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा चार्ज है तो पोलैरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। ये बात ध्यान में रहे। तो अब हम SN1 रिएक्शन की तरफ चलते हैं, इंडिविजुअली हम सेपरेटली इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब SN1 रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप याद करें तो आपका पहला स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है, और उसके अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन, यानी कि लॉस ऑफ हैलोजन एटम होता है और आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो किस में चला जाता है, कार्बोकेटाइन में। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो रिएक्टेंट है आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड जो है वो कंपैरेटिवली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखें तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर है, उसके अलावा तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जब आप इसका डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो बहुत थोड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि पार्शियल चार्जेस हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अ ग्रेटर चार्ज कंपैरेटिव टू, क्यों, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्शियल चार्जेस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब डाइपोल मोमेंट इंक्रीज़ होगा तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, ग्रेटर इन चार्ज है देन योर अल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। ये हम उसके साथ भी शो करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। सो कार्बन क्या हो जाती है, मोर पॉजिटिव हो जाती है, कब, जब वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आता है, जब उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है हैलोजन के साथ, तो कार्बन बिकम मोर पॉजिटिव, हैलोजन बिकम मोर नेगेटिव। कार्बन क्यों पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि आपका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जा रहा है, हाँ, हैलोजन के पास, ठीक है। तो हैलोजन के पास कार्बन हैलोजन बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। हेट्रोलिटिकली का क्या मतलब है कि दो के दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने हैं, हैलोजन के पास, और कार्बन ने क्या मुंह देखते रह जाना है, उसके ऊपर क्या आ जाना है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो कार्बन क्या हो जाती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होती है, तो हम कहते हैं कार्बन बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज। और इसी तरह हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं तो हाइड्रोजन बिकम मोर नेगेटिवली चार्ज। तो ये इन दो बातों से आपको तय हो गया कि अल्काइल हैलाइड और अगर ट्रांजिशन स्टेट को आप कंपेयर करें तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है। अब ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट की ज़्यादा है। ट्रांजिशन स्टेट की आयन डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो पोलैरिटी बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी, हाँ जी, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी आपके रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी गैप उतना ही कम होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्यों स्टेबल हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेटर चार्ज है। ग्रेटर चार्ज है तो क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन बढ़ रही है, वो किस बेस पे है, पोलैरिटी की बेस पे। तो पोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, एनर्जी गैप कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अब ये तय पा गया है, इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट
विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक हो गया। अब ये जो ग्रीन किया है, कलर चेंज किया है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने फिंगर टिप्स के ऊपर लेके आना है। ठीक है। लॉजिक इसको हज़म करने के लिए ये सारा मटेरियल आपको चाहिए होगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आप इसको हज़म करें बाय यूजिंग दिस लॉजिक, और इसको जो है अपनी फिंगर टिप्स पे रखें कि इंक्रीजिंग द पोलैरिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्यों? ये क्यों का जवाब जो है ये सारे ब्लू आपको दे रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है जिसको हमने कहा ये इसका डाइपोल मोमेंट कम है। अब यहाँ पे आप देखें ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसका मतलब हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली ग्रेटर चार्ज दैन यूर रिएक्टेंट, तो फिर ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ सॉल्वेंट के अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया है। अब यहाँ पे आप देखें वाटर लिए है और यहाँ पे 100% एथानॉल है। आपने कंपेयर किया होगा वाटर और एथानॉल का, हमने कहा था इसका 79 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका मेरे ख्याल 25 के करीब है, तो ये 3 टाइम लेस है। तो इसका मतलब जब हम वाटर से एथानॉल की तरफ रीच कर रहे हैं तो हम पोलैरिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं, और जब हम एथानॉल से वाटर की तरफ जा रहे हैं, वाटर की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप पोलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है और अप द ग्रुप जो है वो पोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो अब जैसे जैसे हम, आपके पास अल्काइल हैलाइड सेम है, क्या है, अल्काइल हैलाइड सेम है, और यहाँ पे रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को इन मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के अंदर किया गया है। तो अगर आप कंपेयर करें कि वाटर के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ 1200 टाइम ग्रेटर दैन दी एथानॉल। तो क्योंकि एथानॉल जो है वो 3 टाइम लेस पोलर दैन वाटर, तो वाटर इज़ दी हैज़ दी हाईएस्ट पोलैरिटी। जितना वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट वाटर के अंदर क्या है, हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाती है। जितनी ये स्टेबलाइज हो रही है उतना एनर्जी बैरियर कम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप पोलैरिटी डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में उतनी स्पीड से नहीं जाएगा। ये रिलेटिव रेट्स हैं, क्या हैं, रिलेटिव रेट हैं। तो अगर आपने 20% एथेनॉल डाल दी तो रिएक्शन जो है वो थ्री टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। आपने 50% ले लिया तो ये 60 और ये 1200, आप देख लें कितना गैप एनर्जी आ, सॉरी रिलेटिव रेट में कितना गैप हुआ। अगर आपने टोटली एथेनॉल में किया तो ये 1200 टाइम क्या हो गया, लेस हो गया। तो डाउन द ग्रुप पोलैरिटी डिक्रीज़ होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, और अप द ग्रुप पोलैरिटी इंक्रीज़ होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज योर ट्रांजिशन स्टेट is has a greater charge than your reactant. It gets more stabilized by the reactant molecule due to solvent interaction. चलें जी आगे चलते हैं। अब हम दूसरी सूरत हाल में आते हैं कि आप का जो SN1 रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर रिएक्टेंट चार्ज है, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट की निस्बत रिएक्टेंट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट विल डिक्रीज, ये उसका रिवर्स हो जाएगा। इसको अगर आपने वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गया तो ये समझ लें उसका रिवर्स है कि रिएक्टेंट चूँकि ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबलाइज हो जाएगी, तो रिएक्टेंट के अंदर ही रहना पसंद करेगा। सो इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द मोर पोलर सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज द फुल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट विल स्टेबलाइज द डिस्पर्स चार्ज ऑन द ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे वो चीज़ जो वो कंसेप्ट है उसका रिवर्स है अगर आप SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये डिस्कशन दोनों केस हमने डिस्कस कर लिया। SN1 रिएक्शन में एक में ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जो नॉर्मल पैटर्न है वो चार्ज था, एक में ये कि अगर आप जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं जो उसने SN1 रिएक्शन करना है वो ज़्यादा चार्ज है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आगे आते हैं। सॉरी, तो अब हम SN2 रिएक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने केस पहला जो बनाया है दैट इज़ न्यूट्रल अल्काइल हाइड एंड अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है ना न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला जो केस है वो क्या है, जहाँ पे आप नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करें, लाइक आप हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव इस्तेमाल करें या आप मेथॉक्साइड CH3O नेगेटिव इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल हाइड क्या है, न्यूट्रल है, और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, चार्ज है। सो यहाँ पे जब आप इंक्रीज़
पोलैरिटी करेंगे तो आपका चूँकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, चार्ज है, सो इट हैज़ ग्रेटर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपका सॉल्वेंट मालिक्यूल जो है उसको ज़्यादा स्ट्रांगली स्टेबलाइज करेंगे कंपैरेटिव टू ट्रांजिशन स्टेट, जो कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर भी होगा लेकिन वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा ओवर 2 एटम। याद रखें SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने आना है और दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप ने जाना है। ट्रांजिशन स्टेट में हमने पेंटावलेंट कहा था कि कार्बन क्या होती है, पेंटावलेंट हो जाती है। एक तरफ उसका बॉन्ड बन रहा होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ और दूसरी तरफ उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है आपके लीविंग ग्रुप के साथ। तो दोनों ही बॉन्ड बनने और ना बनने की दरमियानी कैफियत में होते हैं। तो वहाँ पे जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़रूर होता है लेकिन वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है ओवर 2 एटम्स, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी होता है और थोड़ा सा लीविंग ग्रुप के ऊपर भी होता है। तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया ओवर 2 एटम। लेकिन जो रिएक्टेंट है उसके अंदर सारे का सारा चार्ज किसके ऊपर है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। सो इंट्रैक्शन ट्रांजिशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती क्योंकि सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन किसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिवली चार्ज के न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो अ पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, आपके न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर दोनों स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी, अल्काइल हैलाइड और आपका नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सो रिएक्टेंट आपका क्या हो गया, उसकी सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। ट्रांजिशन स्टेट की क्या होगी, कम हो गई, वो सॉल्वेंट के साथ उसकी इंट्रैक्शन कम होने की वजह से वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है आपके रिएक्टेंट और आपकी ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा पोलर सॉल्वेंट के आने से, तो पोलैरिटी बढ़ाने से क्या होगा, SN2 रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो बॉटम लाइन क्या है, इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विल डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। रीज़न आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में आप जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं दैट इज़ चार्ज। अब चार्ज न्यूक्लियोफाइल गेट मोर स्टेबलाइज्ड बाय ion dipole interaction, so energy gap between the reactant and the transition state become more and more by increasing the polarity। जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विल डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये ग्रीन वाला आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास SN2 रिएक्शन कर रहे हैं और आपके पास न्यूट्रल ही अल्काइल हैलाइड है और न्यूट्रल ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अमोनिया ले लिया है अमाइड की बजाय, आपने वाटर ले लिया है हाइड्रोक्सिल की बजाय, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके ऊपर चार्ज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा देन योर रिएक्टेंट, क्योंकि आपका अब दोनों ही अल्काइल हैलाइड तो हमने कह दिया था बहुत कम डायपोल मूवमेंट होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इसी तरह आपका न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल है। तो ट्रांजिशन स्टेट चूँकि वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो आपके पास जो लीविंग ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कार्बन के ऊपर देन कार्बन की निस्बत। सो चार्ज ऑन दी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है देन दी न्यूट्रल रिएक्टेंट, तो नतीजा क्या निकल रहा है, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ट्रांजिशन स्टेट के साथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी बाय अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो जितनी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगी उतना एनर्जी गैप रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान कम होगा, जितना वो कम होगा उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो पोलैरिटी जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी बिकॉज इट कैरी मोर charge than that of the reactants. So increasing the polarity of the solvent will increase the rate of SN2 reaction. So summary अगर हम करें, if the reactant in the rate determining step is charged, अगर charged है तो polarity बढ़ाने से rate of reaction decrease होगा, increasing the polarity of the solvent
विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो केस 1 हमने SN2 में पढ़ा। सिमिलरली अगर आप रिएक्टेंट आपके न्यूट्रल हैं, अल्काइल हाइड्राइड भी न्यूट्रल है और आपका न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल है, तो फिर अगर आप पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन विल श्योरली बी इंक्रीज। सो इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये समरी है रिगार्डिंग SN2 दोनों केसेस की, ठीक है। ये यानी कि ये स्लाइड की समरी है और ये वाली स्लाइड, इन दोनों केसेस की ये समरी हमने SN2 के हवाले से कर दी है, ठीक है। चलें, अब आपके पास 3 बॉटम लाइन है, उनको हम देखेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अब SN2 रिएक्शन में हमने ये तय कर लिया कि पोलैरिटी इंक्रीज़ करें, तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल, चूँकि आपने देखा है जितनी भी एग्जांपल हमने SN2 रिएक्शन की पढ़ी हैं उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग या मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल लिया है। वाटर की निस्बत OH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, OH नेगेटिव, मेथनॉल की निस्बत CH3 नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चूँकि SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो SN2 को फेवरेबल करने के लिए हमें चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही लेना पड़ता है। अगर हमने चार्ज न्यूक्लियोफाइल लेना है तो पोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमने किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना है? हम न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल लेते हैं तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से SN2 रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएं या आप चार्ज न्यूक्लियोफाइल लें, क्या करें? तो यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब चार्ज न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी का असर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि SN2 रिएक्शन को शुड आइडियली भी कैरी आउट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास रीज़न ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियोफाइल इज़ ग्रेटर देन ऑन द ट्रांजिशन स्टेट जो कि डिस्पर्स्ड है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सॉल्वेंट का फैक्टर लेते हैं तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज़ करें बाय यूजिंग नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही इस्तेमाल करना है, तो फिर हमें सॉल्वेंट पोलर नहीं लेना चाहिए, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है कि आप का जो न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट है इट विल नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, याद है आपको, कि उसके अंदर वो सॉल्वेबल नहीं होगा। तो सोल्यूशन इसका क्या है कि हम बजाय इसके कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, हम एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। याद है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं होते। अब इन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर होता है, तो ये पॉजिटिव स्पीशीज को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं कंपैरेटिव टू नेगेटिव स्पीशीज। So these are not hydrogen bond donor, less effective in solvent, नेगेटिव चार्ज। याद करें आप DMF इनका स्ट्रक्चर या DMSO को, तो कार्बन अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो सरफेस के ऊपर है। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेट करने में ये क्या हैं, पुअर हैं, लेस इफेक्टिव हैं। इस वजह से क्या होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो उसके साथ इसकी इंट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो हम लेना पोलर सॉल्वेंट ही है, लेकिन लेना कौन सा है, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ताकि आपका जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है उसकी इंट्रैक्शन क्या हो, कम से कम हो सॉल्वेंट के साथ, वो कम से कम स्टेबलाइज हो, ताकि ट्रांजिशन स्टेट की सेहत पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। Thus, the rate of SN2 reaction involving a negatively charged nucleophile will be greater in an aprotic polar solvent than in a protic polar solvent. अब यहाँ पे दो सॉल्वेंट का जिक्र है कि आपके पास आपने SN2 रिएक्शन करना है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेना है, नेगेटिव चार्ज लेना है। अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। उसको ओवरकम करने के लिए हम आइडियली क्या सोचते हैं कि नॉन पोलर ले लें। नॉन पोलर में प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर सॉल्वेबल नहीं है, तो फिर हमें अल्टीमेटली पोलर की तरफ आना पड़ता है। तो फिर पोलर में हम फिर प्रोटिक पोलर की बजाय क्या लेते हैं, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पोलर की निस्बत बहुत कम होता है, और वो नेगेटिव चार्ज के साथ उनकी इंट्रैक्शन भी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से क्या होगा, जो आपका
ऐसा SN2 रिएक्शन जिसके अंदर अल्काइल हैलाइड और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं, तो उस सूरत में उसका जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है इट वुड बी ग्रेटर इन ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट देन इन अ प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल लेना है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि न्यूट्रल के केस के अंदर आपकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होती है बाय इंटरेक्टिंग विद द पोलर सॉल्वेंट, तो पोलरिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सो होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो SN1 में एक ही केस हमने डिस्कस कर लिया था ज़्यादा डिटेल के साथ, और SN2 के अंदर दोनों केसेस को हमने बिल्कुल डीप जाके डिस्कस कर लिया है, और फिर जो नेगेटिव चार्ज का है उसकी फर्दर 2 कंडीशन भी हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे कंपटीशन का फाइनल कंक्लूजन है, इसको हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को बाय सेइंग दैट व्हेन एन अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो कि हमारा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। तो फिर अब हमने ये तीनों चीज़ों को समराइज़ किया है, यानी कि कंसंट्रेशन, रिएक्टिविटी और पोलैरिटी, या सॉल्वेंट की बात करें। द SN2 रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ गुड। अब यहाँ पे गुड कौन सा होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज। याद है रिएक्टिविटी डिस्कस की थी, तो अभी मैं बता के आया हूँ कि वाटर न्यूट्रल है, OH नेगेटिव, OH हाइड्रोक्सिल नेगेटिवली चार्ज है, तो वाटर ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या OH नेगेटिव? OH नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो द SN2 रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय, एक तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ गुड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, आइडियली क्या यूज़ करना है, नॉन पोलर, लेकिन वो नहीं यूज़ कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन एन ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लाइक DMF या DMSO यूज़ करेंगे। सो पढ़ देता हूँ इस लाइन को, द SN2 रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ गुड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इन एन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। द SN1 रिएक्शन, अब इसका उल्टा है, SN1 रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय अ पुअर का मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और कौन सा सॉल्वेंट, इन अ प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये कहानी जो है वो कंपटीशन की आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि किन कंडीशंस के अंदर SN2 रिएक्शन ज़्यादा रेट उसका होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट SN2 की बनेंगी, और किन कंडीशन के अंदर SN1 की ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप देखें, थॉरोली देखें, नोट करें, अपने पास पॉइंट, अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक पॉइंट्स को नोट करें, और उसके मुताबिक उसको जो है आप डाइजेस्ट करें, ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो, आपको वो फ्रेजेस को याद ना करना पड़े। ठीक है, चलें। SN1 to SN2 के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है, सो अब तक के लिए इतना ही। इसकी सारी आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक ले लें, ज़्यादा मैं पॉला ब्रूस कंसल्ट करता हूँ, लिहाजा मैं उसी को जो है आपको मेंशन कर देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला ब्रूस आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी, अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।